हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस ओएफटी में, जहां पर आप सीखते हैं क्लास 11 का अकाउंट, क्लास 12 का अकाउंट, बीकॉम फर्स्ट ईयर का अकाउंट एंड बिजनेस मैथमेटिक्स। यहाँ पर आज मैं आपको सिखा रहा हूँ वसूली खाते का पंजी प्रविष्टि। 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चनों का पंजी प्रविष्टि करके मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। इससे पहले मैंने एक बेसिक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल समझे थे, और उससे पहले मैंने थ्योरी का भी वीडियो बनाया था। और इसमें एक और वीडियो बन चुका है जिसमें हमने बड़े-बड़े क्वेश्चन जो 8 नंबर के होते हैं चैप्टर से, जिसमें वसूली खाता, पंजी प्रविष्टि भी, पूंजी खाता भी हो और चिट्ठा भी बने, रोकड़ भी बने। तो ये सब मैंने आपको वीडियो अपलोड कर दी है, जो कि आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं, या फिर चैनल के अंदर विजिट करके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ेंगे, और इसके बाद कंटिन्यू इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है सबका सोल्यूशन वाला वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि इसके बाद के जितने भी वीडियो आएँ वो आपको मिल सके और आप टाइम पर देख करके अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं हूँ आपका एसडीएम सर, जो आपको पढ़ाएंगे अकाउंट्स। तो प्रश्न है, एक पुराने कंप्यूटर को पिछले वर्ष के लेखा पुस्तकों में अपलिखित किया गया। एक साझेदार नितिन द्वारा उसी को 3,000 रुपये में ले लिया गया। यह मानते हुए कि फर्म का विघटन हो चुका है, उपरोक्त के संबंध में रोजनामचा प्रविष्टि दीजिए। किसी भी संपत्ति को जब कोई साझेदार ले लेता है, ठीक है, तो उसका व्यक्तिगत पूंजी खाता विकलन कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे नितिन है तो नितिन का पूंजी खाता विकलन, कोई राम या श्याम लिया तो उसका पूंजी खाता विकलन। किससे? वसूली खाते से। वसूली खाते का जो पंजी प्रविष्टि है रोकड़ का होता है, और अपोजिट में वसूली खाते का होगा। ठीक है, मतलब कैश का होगा और वसूली खाते का जिक्र होगा। दूसरा कुछ होता है तो वो इन व्यक्तियों का नाम होता है, नितिन, रमेश, श्याम। ठीक है, तो नितिन ने लिया कंप्यूटर, तो नितिन का पूंजी खाता विकलन वसूली खाते से। कारण में बता दो कि उसने कंप्यूटर ले लिया। ठीक, बस हो गया, इसकी एक ही प्रविष्टि होगी। अब ये कितने नंबर का है? तो ऐसे प्रश्न जो छोटे होते हैं ये कम से कम 1 नंबर और अधिक से अधिक 3 नंबर के लायक है, उससे ज़्यादा की नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें लिखा है, निम्नलिखित स्थिति में आवश्यक पंजी प्रविष्टि दीजिए। पहला, 85,000 के लेनदार ने 40,000 रोकड़ और 40,000 के विनियोग का अपने दावे का पूर्ण भुगतान स्वीकार किया। और ब में लिखा है, लेनदार 16,000 के हैं, वे 18,000 रुपये मूल्य की मशीनरी को अपने दावे भुगतान स्वीकार करते हैं। स लेनदार 90,000 रुपये के हैं, वे 1,20,000 के भवन तथा 30,000 रुपये के रोकड़ को फर्म का भुगतान स्वीकार करते हैं। तीनों की जब पंजी प्रविष्टि हम स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे 85,000 रुपये के लेनदार ने 40,000 रुपये के रोकड़ और 43,000 रुपये के विनियोग को अपने दावे का भुगतान पर पूर्ण स्वीकार किया। दोनों को जोड़ता हूँ तो यहाँ पर हो जाते हैं टोटल 83,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो रोकड़ था उसके लिए पंजी प्रविष्टि करेंगे। हम कहेंगे वसूली खाता विकलन बैंक खाते से, मतलब लेनदार का भुगतान कर दिया है रोकड़ से और कुछ विनियोग से। तो विनियोग को अलग से नहीं लिखते, जब भी किसी लेनदार को हम कोई संपत्ति देते हैं तो उसका एंट्री नहीं करते। ठीक है, इसलिए रोकड़ का लेन-देन को एंट्री करना होता है। तो वसूली विकलन, लेनदार विकलन नहीं, वसूली विकलन बैंक खाते से या रोकड़ खाते से। नीचे कारण में बता दो कि लेनदार को इतना रोकड़ दिया और इतने का संपत्ति दिया। ठीक है, ठीक, नीचे वो जो संपत्ति करनी होगा ये वो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेनदार 16,000 के हैं, वे 18,000 रुपये मूल्य की मशीन के दावे का भुगतान स्वीकार करते हैं। तो देखो, किसी भी लेनदार ने कोई संपत्ति ली तो उसकी एंट्री नहीं होती, तो इसका भी नहीं होगा। अब है लेनदार 90,000 के, वे 1,20,000 के भवन तथा 30,000 रुपये के रोकड़ को फर्म का भुगतान स्वीकार करते हैं। तो इसकी तो एंट्री नहीं होगी, पर इसका होगा क्योंकि उन्होंने रोकड़ के रूप में 30,000 रुपये लेना स्वीकृत किया। तो नहीं, शायद देना स्वीकृत किया। हाँ ठीक, क्योंकि ये टोटल 90,000 के लेनदार है, लेकिन वो 1,20,000 का सामान ले रहे हैं, तो बाकी पैसा नगद देने के लिए राजी हो गए, तो पैसा मिल गया। पैसा मिलता है तो रोकड़ और बैंक खाते विकलन करते हैं वसूली खाते से। ठीक है,
कारण में पूरा छाप दो जो ऊपर में प्रश्न है कि एक लेनदार जो इतने के थे उसने इतने का भवन लेने के लिए स्वीकार हुआ और नकद में इतना देने को तैयार हुआ। ठीक है, तो इस पंजी प्रोसेस से आपको ये सीखने को मिला, रोकड़ का जो लेन देन है उसको वसूली खाते में लिखा जाएगा, संपत्ति के लेन देन को इसमें नहीं लिखा जाता। ठीक है, आया समझ में। लेकिन उसी संपत्ति को जब कोई साझेदार लेगा तब उसको एंट्री करेंगे, लेकिन किसी लेनदार को दिया जाएगा तो उसका एंट्री नहीं करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 IMP टिक लगा लो, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन कम से कम 4 और अधिक से अधिक 6 नंबर के हैं, और 3 नंबर में तो शायद ही पूछा जाएगा, लेकिन तैयारी करके रखो तो जिस भी नंबर में आए आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। तो पहला पॉइंट है वसूली व्यय की राशि 2500। वसूली व्यय की राशि 3000 रुपये का भुगतान अशोक द्वारा, जो कि एक साझेदार है। वसूली व्यय 2300 रुपये तरुण द्वारा व्यक्तिगत तौर पर किया गया, और साझेदार अमित को परिसंपत्ति की वसूली के लिए 4000 रुपये में नियुक्त किया गया। वास्तविक वसूली व्यय 3000 रुपये है। ठीक, इनकी भी पंजी प्रविष्टि करनी है। सारे टॉपिक वसूली व्यय के हैं, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले 2500 का हुआ है, तो किसके द्वारा है? नहीं, वसूली व्यय की राशि 2500 बस बताई है। ठीक है, तो देखो वसूली व्यय की राशि 2500 बताई है, तो आपको सिर्फ ये लिखना है वसूली व्यय खाता विकलन बैंक खाते से। ठीक है, वसूली खाता विकलन बैंक खाते से, क्योंकि उसका भुगतान किया जाएगा। दूसरा किसी पार्टनर का है क्या? वसूली व्यय की राशि 3000 रुपये का भुगतान अशोक द्वारा किया गया, जो कि साझेदार है। ठीक, देखो किसी वसूली व्यय का भुगतान कोई पार्टनर करेगा तो वसूली खाता विकलन तो होगा उस साझेदार के पूंजी खाते से। उसके बाद लिखा है वसूली व्यय 2300 रुपये तरुण के व्यक्तिगत तौर पर भुगतान किए गए। ठीक है, व्यक्तिगत तौर पर जब कोई भुगतान कर देता है तो उसकी एंट्री नहीं करते, बस एक डब्बा बना के ऐसे लिख सकते हो, बाकी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगला साझेदार अमित को परिसंपत्ति की वसूली के लिए 4000 रुपये में नियुक्त किया गया था, पर वास्तविक वसूली व्यय कितने हुए? 3000 रुपये हुए, लेकिन हमने उसको 4000 दे दिया था, तो वसूली व्यय विकलन 4000 रुपये अमित के पूंजी खाते से 4000 रुपये से लिख देंगे। ठीक, मेन अमाउंट को। तो ये हो गया आपका 9 नंबर का MP क्वेश्चन। ठीक, अब 9 में कुछ खास नहीं है, तो 10वां देखते हैं। 10वां में एक चिट्ठा भी बना हुआ है, नीचे संयोजन भी दिया गया है। संयोजन ही आपका मेन होता है इस चैप्टर में, जिसमें बोला गया है मशीन या परिसंपत्ति के पूर्ण मूल्य से 20% कम, प्लांट और इसके पूर्ण मूल्य से 10% कम, देनदारों से प्राप्त 4000 रुपये, लेनदारों से 10% कटौती पर भुगतान किया गया, समापन व 1000 रुपये हुए। आवश्यक जनरल पंजी प्रविष्टि दीजिए। देखिए कमी हुआ है मशीन पर और प्लांट पर। ठीक है, और देनदारों से 4000 रुपये प्राप्त हुए। देनदार है कितने के? देनदार है 5000 के। ठीक, जितने परसेंट आप उसमें निकालेंगे उसको उसमें घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको यहाँ पर आप एंट्री करेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे वसूली खाता विकलन 40,000, मशीन से 18, प्लांट से 20,000, देनदार से 5,000। ठीक है, आगे लेनदार को विकलन करना है वसूली खाते से, क्योंकि नीचे लिखा है 10% कटौती कर लेनदार को भुगतान किया, तो लेनदार को जब पैसा दे दिया तो उसको अलग से एंट्री करना है। लेनदार है कितने के? लेनदार है 6,000 के। 10% कटौती करूँगा तब तो 5400 आना चाहिए।
कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक। ठीक। बिना पैसे पटाए सिर्फ लेनदार की प्रविष्टि की गई है तो लेनदार विकलन 6,000 रुपये। ठीक है, वसूली खाते से 6,000 रुपये। अब वसूली से कुल कितनी संपत्ति आई उसको दिखाना है। ये तो हमारी पुरानी संपत्ति थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, यहाँ पर एक पुराना चिट्ठा बना हुआ है और इसमें मेन चीज़ होता है नीचे में दिया गया संयोजन। और उससे पहले जान लेते हैं क्या क्या संपत्ति है। संपत्ति है मशीन के रूप में 18,000 का, प्लांट को 20,000 का, देनदार 5,000 के और लेनदार 6,000 रुपये के। ऋण वगैरह का भी एंट्री इसमें नहीं करते। संयोजन देखते हैं क्या क्या है। मशीन पर पुष्ट मूल्य से 20% कम, प्लांट और इसके पुष्ट मूल्य से 10% कम, लेनदार से 4,000 रुपये प्राप्त, लेनदार को 10% कटौती करके भुगतान किया, समापन में 1,000 रुपये के हुए। तो एक और ये क्या था, प्लांट 2, देनदार 3। ठीक, बाकी ये अलग चीज़ें हैं, टोटल मिला के 5। ठीक है, देखो ऐसे प्रश्नों में जो सबसे पहली एंट्री होती है वो एंट्री होती है आपकी संपत्ति की, जैसे कि मशीन देनदार है, बैंक या रोकड़ को छोड़ के। तो वसूली विकलन 40,000, जिसमें से मशीन के अमाउंट 18,000, प्लांट के 20,000, देनदार के 5,000। ठीक है, अब लेनदार को अलग से दिखाना होता है तो लेनदार 6,000 रुपये, वसूली से 6,000 रुपये। ठीक है, अब सभी का 20%, 10% कटौती करके जो राशि मिली और लेनदारों से सीधा 4,000 मिला, सबको जोड़ेंगे तो उसमें आपका रोकड़ खाता विकलन होगा 36,400 से। तो 36,400 से जो आपका रोकड़ खाता विकलन हुआ है उसमें समस्त संपत्ति की राशि शामिल है, जो अलग अलग टुकड़ों में आपको इस तरह से बता देना है। ठीक है, जैसे उसमें बताया गया है। इसके बाद लेनदारों को 10% कटौती करके भुगतान किया, तो इसके कटौती के बाद जो राशि आती है उसको लिखते हैं कि वसूली विकलन बैंक खाते से। ठीक है, ये इसके बाद 1,000 रुपये का जो वसूली व्यय हुआ उसको भी वैसी सेम एंट्री करना है। वसूली विकलन बैंक से 1,000 रुपये वसूली व्यय है, नीचे बता देंगे। वसूली खाते बनाने के बाद आपको पता चलेगा इसमें कितने का लाभ हानि हुआ है। उस लाभ हानि को बांटना होता है इनके पूंजी खाते में। तो हानि हुआ है इसलिए ए का पूंजी खाता विकलन, बी का पूंजी खाता विकलन, वसूली से 7,000 रुपये। ठीक है, आगे लॉस करके देखो, कारण में लिखा हुआ है ऋण को अलग से दिखाना होता है। अब ये नहीं भी दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अलग से दिखाना होता है। तो यहाँ पर ऋण को हमने दिखा दिया, ए का लोन, ए का ऋण 8,000, बैंक से 8,000 रुपये, क्योंकि इसको पटाया जाता है लास्ट में, इसलिए इसको दिखाया गया है। अगर इसमें कोई लेन देन होता ही नहीं तो इसको नहीं लिखते। ठीक है, यहाँ पर एक पूंजी खाता भी बनाना पड़ेगा। पूंजी खाते का जो बैलेंस आएगा उसको यहाँ लिखा गया है। तो ए का पूंजी खाता विकलन 16,500, बी का पूंजी खाता विकलन 10,500 और टोटल बैंक से 27,000। अब ये जो दो चीज़ों का एंट्री हुआ था, ये आप वसूली खाता बनाना सीखेंगे और पूंजी खाता बनाना सीखेंगे तब आपको समझ में आएगा। बाकी ऊपर की पंजी प्रविष्टि आपको कॉमन रूप से करना है। अब वसूली खाता पूंजी खाता बनता कैसे है वो हम क्वेश्चन नंबर 12 से जानेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि 11वां में भी लगभग सेम चीज़ है, लेकिन जब तक आप बार बार नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो कल के वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 12 मिलेगा, जिसको आप ध्यान से देखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 ये सब आपको स्पष्ट रूप से आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। आपने सीखा, आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।